चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ बजट्स पढ़े थे। जैसे हमने सेल्स बजट देखा था, प्रोडक्शन बजट देखा था और मटेरियल परचेज बजट देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कितना मटेरियल कंज्यूम करेंगे, मटेरियल कंज्यूम बजट। कि अभी परचेज कितना करना है वो अलग चीज़ है, पर हमने कंज्यूम कितना करना है वो अलग चीज़ है। तो आज की क्लास में कुछ फर्दर और बजट देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बजट। जितनी यूनिट हमें प्रोडक्शन करनी है उतनी यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, इसके लिए जो बजट बनाएंगे उसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट कहेंगे। सीधी सी बात। भाई मैंने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है भाई, मैंने प्रोडक्शन बजट से मुझे क्या पता चलेगा कि इतने यूनिट का आपको प्रोडक्शन करना है। अब इतने यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए कितना केजी मटेरियल लगेगा, इस बजट को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम या फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बजट कहते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, मुझे क्वेश्चन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये सिर्फ क्वेश्चन के पार्ट में आता है, ऐसे नहीं आता कि अलग से एक सिंपल बजट बना देखो, ऐसे बोलेगा प्रोडक्शन बजट बनाओ, रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट बनाओ, तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे बजट बनाने को बोलेगा, तो वो उसका तरीके से आता है। प्रोडक्शन बजट से हम सबसे पहले निकालेंगे कि कितनी यूनिट हमें बनानी है। लेट सपोज कि हमारे पास चार आपके पास वो आ गया क्वार्टर, चार क्वार्टर का आपको डाटा दे रखा है। कह रहा है पहले क्वार्टर में 31,500 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, दूसरे क्वार्टर में 38,250 का, तीसरे क्वार्टर में 42,000 रुपये का, चौथे क्वार्टर में 48,250 का। तो इस तरीके से आपको चार क्वार्टर में प्रोडक्शन करना है। ये कौन बताएगा? प्रोडक्शन बजट बनाकर हमें पता चलेगा कि हर क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन बजट से क्या पता चल जाएगा? आपको पता चलेगा कितनी प्रोडक्शन करनी है यूनिट की। अब एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? हमने कहा 2 kg 2 kg 2 kg लगता है एक यूनिट को रॉ मटेरियल बनाने के लिए। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 2 kg, तो 31,500 यूनिट को बनाने में 63 kg, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। बस सिंपल है। प्रोडक्शन यूनिट को मल्टीप्लाई करो रॉ मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, तो इस तरीके से 31,500 बनाने में कितना लगेगा, 38,250 बनाने में कितना लगेगा, 42,000 बनाने में 2 रुपए के हिसाब से इतना लगेगा, और 48,250 बनाने में 96,500 लगेगा। दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है। जितने यूनिट बनाओगे उस हिसाब से देखो कि एक यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। सिंपल है यानी, ये क्वेश्चन के पार्ट में आता है, अलग से नहीं पूछता है, बड़ा पॉइंट नहीं है ये है बड़ा सिंपल। तो अब जो मेरे जितने बजट आ रहे हैं बहुत सिंपल सिंपल बजट है, तो क्वेश्चन के पार्ट बनकर आते हैं। जैसे कि डायरेक्ट लेबर बजट, इसको हम मैन पावर बजट भी कहते हैं। कहता है डायरेक्ट लेबर बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द प्रोडक्शन बजट। कहता है उस प्रोडक्शन बजट में जितने यूनिट, लेट सपोज प्रोडक्शन बजट कहता है कि 30,000 यूनिट बनाओ। अब ये 30,000 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगेगा, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट। और कितनी लेबर लगेगी, इसको बोलते हैं मैन पावर बजट। यस, कितने घंटे लगेंगे इस 30,000 यूनिट को बनाने में, दैट इज कॉल्ड मैन पावर बजट। जो मैन पावर बजट हमें काफी सारी चीजें देता है। जैसे कि मैन पावर बजट या डायरेक्ट लेबर बजट हमें काफी चीजें बताता है। क्या क्या? लेबर रेट बताता है कि एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, और उसमें लेबर कॉस्ट क्या आएगी, एक आवर की लेबर कॉस्ट। कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी इस 30,000 यूनिट को बनाने के लिए, जो प्रोडक्शन है उसको करने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट को करने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। लेबर कॉस्ट हमें बता देता है कभी बार। लेबर रिक्वायरमेंट प्लान हमें बताता है डायरेक्ट लेबर आर कि कितने आर लगेंगे, पर ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में कि इस 30,000 यूनिट को बनाने के लिए आपको 50,000 आर लगेंगे, और उस 50,000 आर लगेंगे, और हमारे पास इस 50,000, एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे ही काम कर सकता है। तो बताओ एक महीने में ये काम करके देना है, तो मुझे बताओ अगर एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है और महीने में 25 दिन काम हो रहा है, तो 25 × 8 मतलब 200 घंटे काम कर सकता है एक वर्कर एक महीने में। तो 50,000 इंटू डिवाइड बाय 200 करूंगा तो 250 वर्कर जरूरत पड़ेगी, तब जाकर 50,000 घंटे पूरे हो पाएंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर भी रिक्वायर्ड कर सकता है मैन पावर बजट हमारे को। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट लेबर बजट सिंपल है, डायरेक्ट लेबर आर कितने और रेट पर आर कितने घंटे लगेंगे, 50,000 घंटे लगेंगे। एक घंटे के कितने रुपए दे रहे हो, 2 रुपए, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की आपकी लेबर कॉस्ट है, ये आपको पता चल जाए।
सिंपल सिंपल से है सर ये बजट्स। अभी मैं इनका एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं इनका एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इनका एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से प्रोडक्शन बजट की बात होगी, क्योंकि बिना प्रोडक्शन बजट के हम ये नहीं बता सकते कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है। यहाँ पर वेजेस, डायरेक्ट लेबर बजट की बात भी होगी। तो सारे एक लगभग सारी चीजें मिल जाएगी आपको जो भी हमारे पास है, और पिछला भी रिवाइज हो जाएगा एक बार और। कॉन्करेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है यूजिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल, वन ग्रेड ऑफ लेबर एंड, दो टाइप का मटेरियल और एक ग्रेड की लेबर है। ठीक है सर, मटेरियल दो टाइप की है और लेबर में ग्रेड भी दे रखी है। तो बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनी वर्किंग पेपर फॉर नेक्स्ट मंथ बजट। अब नेक्स्ट मंथ का बजट है, दो टाइप के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड बी, उनका बजटेड सेल दे रखा है। बजट मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट इन केजी, कहता है एक यूनिट को बनाने में 5 kg मटेरियल एक्स लगेगा, 4 kg मटेरियल वाई लगेगा, प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट बी की एक यूनिट बनाने में 3 kg मटेरियल एक्स एंड 6 kg मटेरियल वाई लगता है। स्टैंडर्ड लेबर आर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड लेबर आर दे रखे हैं कि एक यूनिट को बनाने में प्रोडक्ट ए की 3 घंटे लगने चाहिए, इसमें 5 घंटे लगने चाहिए प्रोडक्ट बी की, ये लेबर आर दे रखा है। मटेरियल एक्स एंड वाई की जो कॉस्ट है, मटेरियल एक्स जो है वो 4 रुपये पर केजी रुपये का आता है, और मटेरियल वाई जो है 6 रुपये आता है, 6 रुपये का आता है 1 kg। लेबर को पे करते हैं 25 रुपये पर घंटे के हिसाब से। ओवर टाइम भी दे रहे हैं 50% का, एंड इज पेबल इफ द वर्कर वर्क मोर देन 40 आवर इन अ वीक। अगर वर्कर 40 घंटे से एक हफ्ते में ज्यादा काम करता है तो हम उसको 50% का ओवर टाइम देंगे। देयर आर 180 डायरेक्ट वर्कर, 180 वर्कर है हमारे पास। फिर आगे कहता है द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो एंड इफिशियंसी रेशियो, ये मैंने बताया था बजट चैप्टर में एक रेशियो का पॉइंट भी आता है, इसको अभी इग्नोर करना है आप, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमारे को अभी जो मेन पॉइंट है वो देखना है, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर बाकी चीजें भी जुड़ी हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर। देयर आर 4 डे वीक इन अ बजट पीरियड, 4 डे वीक, 5 डे वीक, सॉरी 4 5 डे वीक, अच्छा ये देयर आर 4 5 डे वीक इन द, इसका मतलब क्या है, 4 5 डे वीक बताया था क्लास के अंदर, इन अ बजट पीरियड, एंड इट इज एंटिसिपेट दैट सेल एंड प्रोडक्शन विल अकर इवनली थ्रू द होल पीरियड। पूरे साल पे ये एंटिसिपेट करा है, हर साल प्रोडक्शन और सेल होती है। ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि बिगिनिंग में हमारे पास प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की इतनी यूनिट पड़ी है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की इतनी यूनिट बनी है, एक्स और वाई मटेरियल की इतनी यूनिट बनी है बिगिनिंग में, और क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक जो है 4 डे की सेल है, 5 डे की सेल के बराबर क्लोजिंग स्टॉक है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कह रहा है कि 4 दिन की जो सेल होगी वो प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक है, और 5 दिन की सेल जो होगी वो प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक है। इधर 10 दिन का कंजम्पशन जो है वो मटेरियल एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है, और वाई का क्लोजिंग स्टॉक 6 दिन की कंजम्पशन है। देयर आर 4 5 डे वीक, 4 5 डे वीक का मतलब क्या है, 4 हफ्तों की बात हो रही है, मतलब पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं और एक हफ्ते में 5 दिन काम करा जाता है, ये है 4 5 डे वीक। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप करोगे, आप देखो आप पूछ क्या रहा है, कह रहा है मटेरियल परचेज बजट बनाओ, वेजेस बजट बनाओ, बजट बनाओ, वेजेस बजट मतलब डायरेक्ट लेबर बजट बनाओ, एंड शोइंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मटेरियल परचेज बजट पूछ रहा है, और मटेरियल परचेज कितना करूंगा, जितना मैं कंज्यूम करूंगा उस हिसाब से कंज्यूम बजट भी बनाना पड़ेगा, और कंज्यूम बजट बनाने से पहले प्रोडक्शन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन के बिना तो निकलेगा ही नहीं। तो आइए, सबसे पहले हमने देखा 4 डे वीक का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहला मैंने लिखा 4 डे वीक का क्या मतलब है, नंबर ऑफ डे। 4 डे वीक का मतलब है नंबर्स ऑफ डे कैसे निकालेंगे, 4 डे वीक, 4 5 डे वीक का मतलब है एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और एक हफ्ते में 5 दिन काम किया जा रहा है। इसका मतलब 4 हफ्तों में 20 दिन काम करते हैं, ये है बजटेड पीरियड, 20 दिन का आपको बजटेड पीरियड दे रखा है।
अब आ जाओ ध्यान से, सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रोडक्शन बजट और ये निकालूंगा कि कितना प्रोडक्शन हमें करना है। इधर देखिए, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। भाई बजटेड सेल आपको दे रखी है, यस, ये 2400 रुपये है और 2400 3600 कहाँ दे रखी है बजट सेल, इधर आ जाओ। 2400 और 3600 सेल आपको दे रखी है, ये रहा, सेल आपको दे रखी है 2400 और 3600, ठीक है सर। इसके बाद मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या कह रहा था, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक का 4 दिन की जो सेल होगी वो प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक है, और 5 दिन की सेल होगी प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक है। अब मुझे बताओ ये जो सेल है 2400 और 3600 ये कितने दिन की है, 20 दिन की। क्योंकि अगर 4 हफ्ते है और एक हफ्ते में 5 दिन कराए काम कर रहे हो तो 4 हफ्ते में 20 दिन ही काम करा, तो पूरे महीने में 20 दिन काम करा। तो मैं कहूंगा देखो 2400 है 20 दिन की सेल, तो 4 दिन की कितनी, क्योंकि 4 दिन की जो सेल होगी वो क्लोजिंग स्टॉक होगा ए का, ये आ गया 480। और 5 दिन की जो सेल होगी वो क्लोजिंग स्टॉक बी का होगा। 3600 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 5, 900 रुपये आ गया मेरे पास। सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था हमें क्वेश्चन के अंदर, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऊपर दे रखा है 400 और 200, वो मैंने यहां से माइनस कर दिया। तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा सर आपके पास प्रोडक्शन। तो मतलब आपको इतना प्रोडक्शन करना है, इतना प्रोडक्शन आपको करना है, ये प्रोडक्शन बजट हो गया। अब मटेरियल कंज्यूम बजट निकालेंगे कि जो प्रोडक्शन अभी जो मैंने आपको सिखाया कि जो आपका प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में एक यूनिट को बनाने में कितना केजी लग रहा है। बस देखो हमारे पास दो टाइप के मटेरियल है, एक मटेरियल एक्स है एक मटेरियल वाई है। कहता है प्रोडक्ट ए को, इधर देखो आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो प्रोडक्ट ए जो है, प्रोडक्ट ए ये है और प्रोडक्ट बी ये है। प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में 5 kg मटेरियल एक्स लगता है, प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में 5 kg। तो प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बना रहा हूं मैं, 2480 kg यूनिट बना रहा हूँ, 5 रुपए के हिसाब से इतना मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा मटेरियल एक्स, ठीक है जी। और प्रोडक्ट बी की, प्रोडक्ट बी की, प्रोडक्ट बी की एक यूनिट बनाने में 3 kg मटेरियल एक्स लगता है। तो सर मटेरियल एक्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये मटेरियल एक्स कितना लग रहा है इधर 12400 kg प्रोडक्ट ए में, और 4300 बनाऊंगा प्रोडक्शन 3 रुपए के हिसाब से 12900 kg प्रोडक्ट बी लगेगा। तो मटेरियल एक्स प्रोडक्ट ए में कितना लग रहा है और प्रोडक्ट बी में कितना लग रहा है, समझ में आया। जस्ट प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल पर, रॉ मटेरियल केजी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा है। अब मटेरियल वाई कितना लगता है, मटेरियल वाई के बारे में दे रखा है भाई, प्रोडक्ट ए में 4 kg लगेगा एक यूनिट पे और इस 6 kg। तो एक यूनिट को बनाने में 4 kg, तो 2480 यूनिट बनाने में 9920 kg। इसी तरीके से 4300 यूनिट बनाने में 6 kg के हिसाब से, मतलब एक यूनिट को बनाने में 6 kg लगता है। तो 43 में 25,800, इस तरीके से इनको जोड़ो तो पता चल जाएगा टोटल मटेरियल एक्स चाहिए इतना और टोटल मटेरियल वाई चाहिए। दैट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट, जो अभी हमने आज पढ़ा, ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम आ रहा है। अब भैया मुझे इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, तो खरीदूं कितना। अब आएगा मटेरियल परचेज बजट, जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि देखो भैया इतना रॉ मटेरियल तो हम कंज्यूम करेंगे ही, इतना तो हमें चाहिए प्रोडक्शन बनाने के लिए। पर कल को अगर हम ज्यादा यूनिट बनाते हैं, ये हो कि डिमांड ज्यादा, यूनिट ज्यादा बनानी पड़ी, तो कुछ डिजायर क्लोजिंग स्टॉक लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है देखो 25,300 है 20 दिन का कंजम्पशन, क्योंकि जो प्रोडक्शन बजट पीरियड है वो 20 दिन का है। तो वो कह रहा था जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, इधर देखो, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा मटेरियल एक्स का वो 10 दिन की कंजम्पशन के बराबर है और ये 6 दिन की कंजम्पशन के बराबर। तो मैं ये कह रहा हूँ ये 25,300 जो है वो 20 दिन की कंजम्पशन है, 10 दिन के हिसाब से कितना हो गया, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। और वो 6 दिन के हिसाब से, तो ये 35,720 कितने दिन का है, 20 दिन का, तो 6 दिन के हिसाब से आ गया 10,716। और सर ओपनिंग स्टॉक इधर दिया हुआ है देखो 1000 और 500 kg, तो यहाँ पर आ गया 1000 और 500 kg माइनस करा मटेरियल परचेज बजट आ गया। समझ में आया या नहीं आया बताओ सर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये है जी मटेरियल परचेज बजट। सर प्राइस दे रखा है, वो कह रहा था कॉस्ट भी निकालो, हाँ निकाल लेंगे कॉस्ट। ये देखो प्राइस दे रखा है क्या, मटेरियल एक्स जो है वो 4 रुपये आता है 1 kg, और मटेरियल वाई जो है वो 6 रुपये का आता है 1 kg। तो मतलब मटेरियल एक्स 4 रुपये का आता है और मटेरियल वाई 6 रुपये का आता है, इतना केजी चाहिए खरीदने के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इतने रुपए का। आपको पता है सर जो हम प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए उतना नहीं खरीदते, कुछ एक्स्ट्रा भी खरीदते हैं, डिजायर क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं। तो इतना हमने क्लोजिंग स्टॉक रखा। अब जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है वो आप हटा दो और बाकी खरीद लो, है ना।
क्लियर है? ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आ जाओ वेजिस बजट के बारे में। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो? सर हम 2480 प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसकी 4300 कर रही है, हमने प्रोडक्शन बजट से निकाला। ठीक है, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए, ये हमें स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, ये रहा। एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगने चाहिए प्रोडक्ट ए की, और 5 घंटे लगने चाहिए प्रोडक्ट बी के। तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई देखो, इसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, और इससे पता चलेगा टोटल कितना स्टैंडर्ड लेबर आर लगेगा। तो 2480 मल्टीप्लाई बाई 3 के हिसाब से 7440 आ गया, और 4300 मल्टीप्लाई बाई 5 के हिसाब से 21,500 घंटे। तो मतलब इतने लेबर हमें चाहिए, इतने लेबर हमें चाहिए। अब जरा वो लाइन पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। वो लाइन कह रहा है, ये जो मैंने लाइन छुड़वाई थी कि बिना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सोल्व। ये देखिए क्या लिखी है लाइन, कहता है द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो, तो इफिशिएंसी रेशियो है। प्रोडक्टिविटी रेशियो क्या कहता है कि आपको कितने समय मिला था और आपने उसमें कितना यूज करा। मान लो जो काम 10 घंटे में होना चाहिए था, वो काम आपने 8 घंटे में कर दिया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, 100% से ज़्यादा है। कैसे निकालोगे भैया, जो काम आपने 10 घंटे में करना चाहिए था वो काम आपने 8 घंटे में कर दिया, तो 10 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100 स्टैंडर्ड आर अपन में एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाई 100। लेबर चैप्टर में पढ़ा था हमने प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी रेशियो। अगर जो काम 10 घंटे में करना चाहिए था वो काम आपने 12 घंटे लगाए, तो आपने क्या करा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। जो काम 10 घंटे का था वो आपने 12 घंटे में करा, इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी 83.33% है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब है स्टैंडर्ड आर से आपने ज़्यादा समय लगाया। प्रोडक्टिविटी अगर कम है, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि आपने ज़्यादा टाइम लगाया उस काम को करने में जो काम कम में हो सकता था। ये कह रहा है कि भाई एक्चुअली में जो हमारी प्रोडक्ट है वो 80% है, प्रोडक्टिविटी आर हमारा 80%। इन एडिशन टू नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम बजट इज 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आर वर्क। तो प्रोडक्टिव आर कितना 80% और नॉन प्रोडक्टिव आर कितना है 20%। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्टिविटी 100% से कम है तो आप ज़्यादा समय लगाते हो उस काम को करने में। तो इधर देखो, मुझे चाहिए, देखो वैसे जो काम, तो इतने यूनिट बनाने के लिए इतने घंटे चाहिए, पर क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है तो इतने घंटे नहीं लगेंगे, एग्जैक्टली ज़्यादा लगेंगे। तब जाके इतने घंटे का काम, इतने घंटे लगने चाहिए थे, आप ज़्यादा लगाओगे क्योंकि 80% प्रोडक्टिविटी है। तो इसको डिवाइड करेंगे 80% से तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाएगा कि इतने रिक्वायरमेंट होगी, इतने आर लगेंगे, तब जाकर मैं इतनी यूनिट बना पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब चेक कर लो, जो काम इतने घंटे में होना चाहिए था आपने इतने घंटे में करा, तो ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई 100, 80% आएगा। ठीक है, 80% आएगा। तो मतलब वैसे तो इस यूनिट को बनाने में इतने घंटे लगने चाहिए थे, पर क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी 100% से कम है तो ज्यादा घंटे लगेंगे। और कितने लगेंगे, 80% है तो डिवाइड करके हमारे पास चल गया 9300 आर लगेंगे। सिमिलरली फॉर इसके लिए भाई इतने 21,500 घंटे लगने चाहिए था, आपने 80% प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हो, 100% पर करते तो इतना लगता, उससे कम कर रहे हो तो ज्यादा लगेगा, 26,875 रुपये। क्या आ गया, प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड, इतने घंटे हमारे को लगेंगे। अब इसमें इसमें क्या होता है, 93 घंटे अगर मुझे एग्जैक्टली चाहिए, सुना ध्यान से, एग्जैक्टली 93 आर चाहिए मुझे उस काम को करने के लिए, क्योंकि 80, मैं एक वर्कर हूँ, 80% प्रोडक्टिविटी पे काम करता हूँ, इफिशियंसी मेरी 80% है, तो मुझे 9300 आर चाहिए इतनी यूनिट को बनाने में। अब कुछ टाइम आइडल भी तो रहा होगा, तो कुछ टाइम आइडल भी रहा होगा। भाई मैं जो खाली बैठूंगा तो उस 93 में नहीं होना चाहिए, जो भी मेरा खाली बैठने का समय है, आइडल टाइम है, लंच टाइम है, जो भी है, वो 93 में नहीं होगा। 93 तो चाहिए मुझे, मैं उस टाइम प्रोडक्शन करूं। तो टोटल आर की रिक्वायरमेंट कितनी है,
क्योंकि टोटल आर अब भी ज्यादा होंगे, जिसमें 93 अलग करूंगा प्रोडक्शन के लिए और बाकी अलग करूंगा आइडल टाइम के लिए, जो मेरा नॉन प्रोडक्टिव आर है, जिसमें प्रोडक्शन नहीं करता, लंच करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, वो सब काम। सर अगर मुझे 2480 यूनिट बनानी है तो 9300 आर मुझे चाहिए एग्जैक्टली जिस टाइम मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। 9300 आर में तो प्रोडक्शन होना चाहिए। अब आज आया हूं और आज से 9300 लगातार थोड़ी काम करूंगा, मुझे रेस्ट भी चाहिए। तो वो जो रेस्ट टाइम है, जो लंच टाइम है, वो इस 93 के अंदर नहीं होना चाहिए। ज्यादा टाइम लो, ज्यादा टाइम लिया होगा इसने, क्योंकि उसमें रेस्ट भी होगा और 9300 का प्रोडक्शन भी होगा। तो जो नॉन प्रोडक्टिव आर है वो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, क्योंकि किसका निकलेगा, प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन का 20%, देरा प्रोडक्शन का 20%। इतने घंटे का रेस्ट लिया, इसमें इतने घंटे का रेस्ट लिया, इसका मतलब अब जरा ध्यान देना, टोटल आर टू बी पेड, भाई 11,160 घंटे की पेमेंट करी मैंने, इसमें से 93 आर जो है उसमें प्रोडक्शन करा और 1860 आर में खाली बैठा रहा, नॉन प्रोडक्टिव है, लेंस का टाइम है, तब भी पेमेंट करते हैं। इस 9300 में 80% इफिशियंसी के साथ काम करा है, तब जाकर ये यूनिट बन पाई है। समझ में आया कैसे निकाला? तो जितने स्टैंडर्ड आर है एक्चुअल में उससे ज्यादा आर लगेंगे, ये तो पता है, क्योंकि इफिशियंसी कम है। इफिशियंसी 100 से कम होगी, इसका मतलब घंटे ज्यादा लगेंगे उस काम को करने में। हमने कहा भाई कितने घंटे चाहिए इस यूनिट को बना, कह रहा 9300 आर चाहिए मुझे। मैं 7440 पे नहीं बना पाऊंगा 80% इफिशियंसी के साथ, 9300 आर चाहिए। अच्छा 9300 आर तो वो चाहिए जिसमें मैं सिर्फ प्रोडक्शन करूँ, अब मुझे लंच भी तो करना है, मुझे रेस्ट भी तो करना है, तो और ज्यादा आर दो ना मुझे। तो टोटल आर कितने देंगे, 11160, जिसमें से 93 में प्रोडक्शन करेगा और बाकी में 1860 घंटे वो रेस्ट वगैरह लंच वगैरह के टाइम पे निकालेगा ओवरऑल। सिमिलरली फॉर दिस, और इन घंटों की हम उसको पेमेंट कर देंगे। ये हो गया सर डायरेक्ट लेबर आर। टोटल आर हो गए, टोटल आर टू बी पेड, ये आ गया टोटल आर। ठीक है, अब नॉर्मल वर्किंग आर कितना है, अभी ओवर टाइम भी निकलेगा, ये टोटल आर आ गया जिसके लिए हम पेमेंट करेंगे। अब नॉर्मल वर्किंग आर कितना है, 180 वर्कर है हमारे पास, हर वर्कर एक हफ्ते में 40 घंटे काम करेगा और 4 हफ्ते हैं, तो मल्टीप्लाई करा तीनों को, तो हमारा आ गया 28,800 घंटे। इसका मतलब हमने काम करवाया इतना, और एक्चुअली में इससे अगर ज़्यादा काम करेगा तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो कह रहा था ना कि अगर किसी भी वर्कर ने 40 घंटे से एक हफ्ते में ज़्यादा काम करा तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इतने घंटे के ऊपर ओवर टाइम है, इतने घंटे हमने काम करवाया, तो इतने घंटे काम कराया, इतने घंटे के ऊपर काम करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा, माइनस कर दो, तो कितने घंटे उसने ओवर टाइम करा, 14610, 14610 घंटे उसने ओवर टाइम करा। ठीक है सर, अब होगा क्या, जो ओवर टाइम पेमेंट है उसको कैसे मिलेगी, जो नॉर्मल वेज रेट है, जैसे 25 रुपये नॉर्मल वेज, इसका 50% और जोड़ दो, तो ओवर टाइम रेट ये होगा 37.5, और नॉर्मल रेट क्या होगा 25। तो जो 28,000 घंटे है वो तो नॉर्मल रेट से पेमेंट करोगे, और जो ज़्यादा घंटे हैं उसको ओवर टाइम जोड़कर पेमेंट करोगे। अब देखो ये और ये मिला दो, 43,410 आएगा। तो मैंने इसको बाइफरकेट करा, मैंने कहा 43,410 तो है, इसमें से दो पार्ट कर लो, एक वो पार्ट जो नॉर्मल वेजिस है, इसमें आपने 28,800 घंटे काम किया, नॉर्मल वेजिस के हिसाब से मिलेगा, और बाकी से जो ऊपर है 14,610 ये ओवर टाइम है, इसके लिए आपको 50% एक्स्ट्रा पेमेंट करी जाएगी नॉर्मल से, तो 37.5 आता है, उसके हिसाब से टोटल करा, टोटल वेजिस पेड। इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर बजट, वेजिस बजट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वेजिस बजट। इस तरीके से ही काम होगा। समझ आया? एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, उसका नाम है ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड बजट। एक क्वेश्चन और आता है, सेलिंग ओवरहेड बजट। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो, वो भी कर लो यार। सेलिंग ओवरहेड बजट सिंपल होता है। ये रहा सेलिंग ओवरहेड बजट, एक बार और देख लो, फिर हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा सेलिंग ओवरहेड बजट के बाद।
चलिए इसको हम करेंगे सेलिंग ओवरहेड बजट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेलिंग ओवरहेड बजट फॉर द एस्टिमेशन गिवन बिलो। अब नीचे आपको कुछ एस्टिमेशन डाटा दे रखा है, गिवन दे रखा है, उसका आपको सेलिंग ओवरहेड बजट बनाना है। सेलिंग ओवरहेड बजट में कुछ नहीं होता, जितने भी सेलिंग खर्चे उसको जोड़ दो, ठीक है, वो सेलिंग ओवरहेड बजट है, बस इतना। सेलिंग खर्चे को जोड़ दो, पर तरीके से जोड़ना है आपको, फिक्स और वेरिएबल को ध्यान रखते हुए। कहता है एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपये की कराई, सैलरी दी सेल डिपार्टमेंट में जो सेल करते हैं, एक्सपेंस है सेल डिपार्टमेंट के जो कि फिक्स्ड है 750 रुपये, सेल्स कमीशन है, सेल्समैन रेम्यूनरेशन है, सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस दिया, कमीशन 1% ऑफ द सेल इफेक्टेड, उस पर फिर ये भी दिया गया है, कमीशन भी दिया गया है सेल्समैन को। कैरीज आउटवर्ड है, मतलब बाहर भेजने का खर्चा है, सेल का 5%, एजेंट का कमीशन है 7.5% ऑन सेल। ड्यूरिंग द ईयर, सेल ड्यूरिंग द ईयर पीरियड वाला एस्टिमेटेड, अलग अलग सेल दे रखी है। कहता है 80,000 रुपये की सेल है, जिसमें 8,000 रुपये एजेंट का सेल, एजेंट इंक्लूडिंग एजेंट सेल है 8,000 रुपये का, 90,000 की टोटल सेल हुई, तो इसमें 10,000 का एजेंट सेल है। तो 3 केस दे रखे, तीनों केस में आप एडवर्टाइज सेलिंग ओवरहेड बजट बनाओ, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग ओवरहेड बजट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 बजट कराने वाला हूँ, एक है फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, और एक है कैश बजट। टाइम मिलेगा तो कैश बजट भी करा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो जो मैंने अभी इसमें फास्ट ट्रैक में कराया ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पेपर में आ चुके हैं। यह हो गया पर्टिकुलर्स, 3 कॉलम बनाएंगे, 3 क्योंकि केस है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। अगर सेल 80,000 रुपये की होती है तब क्या होगा, 90,000 रुपये की सेल होगी तो क्या होगा, और 1,00,000 रुपये की सेल होगी तो क्या होगा। तो तीनों में है, उसमें एजेंट सेल भी दे रखा है। सबसे पहले तो आप 2 पार्ट में बांटिए, एक है फिक्स्ड ओवरहेड और एक है वेरिएबल, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, तो फिक्स्ड और वेरिएबल में 2 पार्ट में बांट दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मेरे को बताओ फिक्स्ड खर्चे कौन से हैं, जैसे कि वो खर्चे जो सेल के बढ़ने या घटने से नहीं बदलते, जैसे कि ये सारे फिक्स्ड है, 1,000, 1,000, 750, सेल्स 3,500, 3,000, ये सेल फिक्स्ड है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सैलरी ऑफ सेल डिपार्टमेंट, एक्सपेंस ऑफ सेल डिपार्टमेंट, एक्सपेंस ऑफ सेल डिपार्टमेंट, सेल्समैन रेम्यूनरेशन, सेल्समैन रेम्यूनरेशन, ये आ गया 1,000, 1,000, 750 और 3,000, या 1,000, 1,000, 750 एंड 3,000। ये तो आ गया आपके पास फिक्स्ड, जो सेल के बढ़ने घटने पे चेंज नहीं होता है। तीन, चार, पाँच, 5,750। अब यहाँ पर जोड़ देंगे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड जैसे कि जो डिपेंड कर रहे हैं सेल पर, जो सेल पे डिपेंड है, जैसे कि सेल्स कमीशन 1% ऑफ सेल है, 1% ऑफ सेल है, ठीक है। अब 1% ऑफ सेल इसमें क्या करेंगे, जो एजेंट की सेल है वो हटा देंगे, एजेंट की सेल हटा देंगे, क्योंकि एजेंट की सेल पे हम कमीशन देंगे, हम कमीशन उस पर देंगे जो हमारे सेल ऑफिसर ने करी है। तो 1% ऑफ सेल अफेक्टेड है, जो कि एजेंट की सेल थे वो अलग कर दे, क्योंकि एजेंट की जो सेल है हम उसको एजेंट को अलग से डिफरेंट हमने पे आउट करा होगा। तो 80,000 में से 8,000 हटा दो, क्या बच गया 72,000, उसका 1% आ गया 720, लेस एजेंट सेल। इधर 90,000 में से 10,000 है,
90,000 में से 10,000 हटा दो, इसका 1% आ गया 800, और 1,00,000 में से 10,500 हटा दो, इसका 1% आ गया आपके पास 895। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया। इसके बाद कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड ये डायरेक्टली करेंगे 5% ऑन सेल है, ये टोटल सेल पे निकालेंगे 5% ऑन सेल। 80,000 का 5% 4,000, 90,000 का 5% 4500, ये 5,000। इसके बाद क्या करेंगे, एजेंट कमीशन, क्योंकि देखो एजेंट को अलग से कमीशन दे रहा हूँ ना, एजेंट को अलग से कमीशन दे रहा हूँ, इसलिए मैंने ऊपर एजेंट का कमीशन हटाया, क्योंकि यहाँ पर अलग से कमीशन दिया जा रहा है एजेंट को 7.5%। एजेंट का कमीशन किस पे दूंगा, उसकी सेल पर, 7.5% ऑन एजेंट सेल। अब एजेंट की सेल कितनी है 8,000, 8,000 का 7.5% कितना हो गया 600 रुपये। ठीक है ना सर, इसलिए ऊपर हटाया था मैंने एजेंट की सेल, क्योंकि एजेंट को अलग से 7.5% कमीशन मिल रहा है, और एजेंट की सेल जो नहीं, जो रिमेनिंग सेल है जो हमारे सेल डिपार्टमेंट करी, उनको 1% कमीशन दिया जा रहा है। और एजेंट क्योंकि स्पेशली उसको सेल करने के लिए लिया है, उसको 7.5%, क्योंकि कमीशन बेस पे होता है, सैलरी बेस पे नहीं होता। और हमारे जो ऑफिस स्टाफ होता है वो सैलरी बेस पर उनको कमीशन भी दे रहे, दो चीज मिल रही है, और एजेंट को सिर्फ कमीशन दिया जाता है, इसलिए उसका कमीशन ज्यादा होता है। जैसे उसने 10,000 की सेल करी, 10,000 की सेल में 7.5% आ गया 750, और 10,500 की सेल पे 7.5% आ गया 787.5। टोटल कर लो अब सीधा आप, टोटल सीधा टोटल कर लो, वेरिएबल का नहीं, सीधा टोटल। 5750 प्लस 720 प्लस 4,000 और प्लस 600, क्या आ गया 11,070, 800, 4500 और 750, क्या आ गया 6050, 895, 5,000, 787.5, 5750, 895, 5,000, 787.5, क्या आ गया 12,432.5। ये गलत है, इसको ठीक कर लेते। 5750, 800, 4500 और 750, क्या आ गया 11,000। दिस इज कॉल्ड सेलिंग एंड ओवरहेड बजट, सेलिंग ओवरहेड बजट, इसको क्या कहते हैं, सेलिंग ओवरहेड बजट कहते हैं। सिंपल है, कोई डाउट किसी में नहीं। फ्लेक्सिबल बजट बहुत आसान होता है, इसमें बस आपको यूनिट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। जैसे कि फिक्स्ड जो है वो यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वो फिक्स फिक्स रहेगा। तो फ्लेक्सिबल नाम इसलिए पड़ा, अकॉर्डिंग टू सीमा लंडन फ्लेक्सिबल बजट इज बजट विच इज डिजाइन चेंज इन अकॉर्डिंग विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन। कि अगर आप 8,000 यूनिट बना रहे हो तो 8,000 पे कितना खर्चा होगा, 9,000 बनाओगे तो कितना खर्चा होगा, 10,000 बनाओगे तो कितना होगा। तो सर जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8,000 पे अलग आएगा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो 8,000 पे वेरिएबल कॉस्ट अलग होगी, 9,000 पे अलग होगी और 10,000 पे अलग होगी। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए का खर्चा है 8,000 पे, तो 1,00,000 को 80,000 का खर्चा है 8,000 पे, तो 80,000 को 8 से डिवाइड करा 8,000 से, तो 1 पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9,000 करा 9,000 पे आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 10 करा 10। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यूनिट के वजह से चेंज होता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा गया, कि उसको फ्लेक्सिबल करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ यूनिट। तो अगर 8,000 में 80,000 का खर्चा है तो 9,000 में 90 का होगा और 10,000 में 1,00,000 का खर्चा होगा। जबकि फिक्स जो होता है, अगर 8,000 में 50,000 का खर्चा है तो सब में 50 ही रहेगा, यूनिट के चेंज होने से फिक्स नहीं बदलता। और सर जो सेमी वेरिएबल होता है, क्योंकि इनमें क्या करते हैं, जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसमें सारे खर्चे जोड़ते हैं, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल को यूनिट के हिसाब से चेंज करते हैं, फिक्स्ड को नहीं करते, फिर सेम रहता है। अब आपको पता है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है, उसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों जुड़ा होता है। तो वेरिएबल को तो आप चेंज करना अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ यूनिट, और फिक्स्ड आप यहाँ पर एज इट रहने देना। पर उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से कितना वेरिएबल और कितना
फिक्स्ड है, ये निकालोगे और फिर वेरिएबल वाले पार्ट को यूनिट के हिसाब से चेंज करोगे और फिक्स्ड वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे एंड देन फिर सबका टोटल कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगा। तो फ्लेक्सिबल बजट आपको टोटल कॉस्ट बताता है पर डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिट्स पर बताता है कि आपको क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल है। और ये सर फ्लेक्सिबल बजट मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती फ्लेक्सिबल बजट की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ये भूलता नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि उसको क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, चेंज करना है बस। तो सारी मेहनत होती है, बस करना होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड में, जो हमने बेसिक में पढ़ा था, याद है आपको बेसिक क्लास? बेसिक मैंने चेंज करना सिखाया था कि जब मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेमी वेरिएबल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको चेंज करना भी बताया था। ये देखो, अ फैक्ट्री विच एक्सपेक्ट टू ऑपरेट 7000 आर, 70% लेवल पे 7000 घंटे काम करती है एक्स फैक्ट्री। ठीक है जी, जिसमें 7000 घंटे में 1260 रुपए का खर्चा होता है। 7000 घंटे में 1260 रुपए खर्चा वेरिएबल, सेमी वेरिएबल होता है 1200 और फिक्स होता है 1800 घंटे। तो सेमी वेरिएबल है वो कह रहा है कि देखो अप टू 10% बढ़ेगा, सेमी वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा 10% से, अगर आपकी कैपेसिटी 85 से 95 के बीच में रही तो। ठीक है, और अगर आपकी कैपेसिटी 95 से ऊपर जाएगी, अगर आपकी कैपेसिटी 95 से ऊपर जाएगी तो 20% सेमी वेरिएबल ओवरहेड बढ़ेगा, ऐसा कह रहा है। तो अगर मेरी सेमी वेरिएबल अगर 80% कैपेसिटी पे हूँ तो इस पे तो लाई नहीं कर रहा, तो सेमी वेरिएबल जो है वो वैसे ही रहेगा। 85 से 95 पे जाए, कैटेगरी पे बिलोंग करेगा, जो कि ये ना 90 वाला यहाँ पर आ रहा है, 90 पे 95 के बीच में, तो 10% सेमी वेरिएबल बढ़ा दो। और अगर 95 से ऊपर है, जो कि 100% है, उसमें 20% बढ़ा दो। तो अब क्या करेंगे, आपको कहना है फ्लेक्सिबल बजाना ना 80, 90 और 1000% पे। तो अभी 70% पे काम करें, 80, 90, 1000 पे निकालो। ये देखो, ये 70% पे हमने देखा कि 70% में 7000 घंटे काम कर रहे हैं। 70% पे 7000 घंटे काम करें, 80% पे 8000 करेंगे, 90% में 9000 और 100% पे 10000। 70% पे हमें को डाटा दे रखा था 1260 रुपए का कॉस्ट आ रही है। तो अगर 1200 और 60 रुपए की कॉस्ट आती है 7000 घंटे पे, तो 8000 पे कितनी आएगी? तो 1260 डिवाइडेड बाई 7000, एक घंटे की आ गई, मल्टीप्लाई बाई 8000, 1440। और अगर 1440 8000 पे है तो 9 पे कितना? तो 1440 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ जाएगा इस तरीके से, डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9। और ये 9 पे है तो 10 पे कितना होगा? 9 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। दैट्स को चेंज कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहा। क्योंकि तो कॉस्ट आपको पता है चेंज नहीं होती, तो 7000 पे जो कॉस्ट आ रही थी वही सब कॉस्ट सेम रहेगी, फिक्स हमेशा कांस्टेंट है। पर सेमी वेरिएबल के बारे में बताया है कि देखो अगर आपकी परसेंटेज लाई कर रही है 85 से 95 के बीच में कैपेसिटी परसेंटेज लेवल, तो आपकी सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ाओ। अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 1200 रुपए। अच्छा, 80% किसी स्लैब में आ रहा है? नहीं, क्योंकि स्लैब स्टार्ट हो रहे 85 से 95, उसमें 10% बढ़ानी है, तो ये भी 1200 ही रहेगा। पर 90% जो आ रहा है वो 85 और 95 के बीच में आ रहा है, तो इसमें कह रहा था कि 10% बढ़ा दो। तो 1250, 1200 में 10%, 1200 प्लस 10% बढ़ा दिया, 1320 आ गया। और फिर वो कह रहा था कि 95 से अगर ऊपर होगा तो 20% बढ़ाएंगे। तो भैया 1200 का 20% सीधा बढ़ा दो, 1440 हो गया। तो बढ़ाना यहीं से है, यहाँ से पहले से ही बढ़ेगा बढ़ेगा तो। और ये आपके पास फ्लेक्सिबल बजट आ गया टोटल। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखिए सर, एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं इसमें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। ये भी नहीं है वो वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो लगे कि हाँ फ्लेक्सिबल बजट है। चलिए, एक क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे लगता है आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, टाइम हो रहा है।
अगली क्लास का टाइम हो रहा है। पहले काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आकर पहले इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ। मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैं खुद अपने हैंड से कराऊंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं। तो एक क्वेश्चन लूंगा नेक्स्ट क्लास में, पहले वो कर लेंगे, एंड फर्दर फिर छोटे छोटे टॉपिक और कर लेंगे, जैसे कि मास्टर बजट के बारे में कर लेंगे, और फिर आप अपने एक बजट रेशियो होती है वो सीख लेंगे, है ना। बजट रेशियो सीख लेंगे, एंड उसके बाद जाकर एक कैश बजट का, मतलब अभी मुझे लगता है 2 क्लास और लगेगी, नेक्स्ट क्लास और उसकी नेक्स्ट क्लास, तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखे थे।